जय हिंद मित्रों। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम मध्य प्रदेश के प्राकृतिक या भौगोलिक या भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें देखा कि हमने मध्य प्रदेश को मूल रूप से मध्य उच्च प्रदेश, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और पूर्वी या बुंदेलखंड के पठार के रूप में बांटा गया है। ठीक है, इनका संक्षिप्त विवरण हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब आज के विवरण में हम इनके उपविभाजनों का विस्तृत वर्णन करेंगे और उन्हें समझेंगे और इनसे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। तो जैसा कि हमने प्राकृतिक विभाजन का पहला विभाजन देखा, मध्य उच्च प्रदेश, आज हम इसके उपविभाजनों की भी चर्चा करेंगे। तो जैसा आपको पता है, मध्य उच्च प्रदेश में मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, ये इसके उपविभाजन हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहले भी मैंने चर्चा की कि इसके नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि यह उच्च भूमि वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर जो है पठारीय क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है, इसके नाम से ही हमें स्पष्ट हो जाता है। और यह विभाजन जो है मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र को कवर करता है। तो जैसे कि हमने पहले के वीडियो में भी देखा कि हम मानचित्र के माध्यम से या नक्शे के माध्यम से इनको समझेंगे, क्योंकि जहाँ मानचित्र के माध्यम से हमें समझना आसान होता है, वहीं हमें लंबे समय तक याद भी रहता है। तो आशा है कि पहले की वीडियो आप सभी ने देखे होंगे। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में उनकी पुरानी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, या फिर आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियोस को भी जो है स्क्रॉल करके उनकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मध्य उच्च प्रदेश का विभाजन। इसमें मानचित्र पर गौर करना बहुत आवश्यक है ना। तो आप भी जो है मानचित्र पर विशेष ध्यान दें। तो मध्य उच्च प्रदेश का एक सामान्य तथ्यात्मक अवलोकन हम कर लेते हैं, ताकि हमें आगे इससे आने वाले प्रश्नों की जानकारी भी मिले। तो मध्य उच्च प्रदेश जो है, इसमें जैसा कि सभी क्षेत्रों में होता है, चट्टानों और मिट्टियों से जो है उसका निर्माण होता है। तो इसमें भी जो चट्टानें हुई हैं, वो चट्टानों के प्रकार, ये मुख्य परीक्षा में ज़्यादा आवश्यक है, मध्य प्रारंभिक परीक्षा में कम पूछे गए हैं प्रश्न, लेकिन फिर भी समझना आवश्यक है। तो कडप्पा, विंध्यन शैल और दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण है, और इसका जो ऊपरी हिस्सा है वह नवीन जलोढ़ मिट्टी के जमाव से बना है। ठीक है, यहाँ आपको एक चीज़ बता दें, एक शब्द आया है दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानें। तो जैसा कि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जो है भारत के दक्कन ट्रैप का हिस्सा है, और दक्कन ट्रैप यानी विंध्याचल से नीचे वाला क्षेत्र दक्कन ट्रैप कहलाता है। और यह जब आप भूगोल में विस्तार से पढ़ेंगे, भूपर्पटी की संरचना या पृथ्वी की संरचना, महाद्वीपों का निर्माण, महासागरों का निर्माण, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि एक गोंडवाना लैंड करके एक बहुत बड़ा स्थल था, जिससे विभिन्न महाद्वीपों और देशों का निर्माण हुआ। तो मध्य प्रदेश वाला हिस्सा भी जो है, ये मूलतः गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। ठीक है, यह एक ज्वालामुखी क्षेत्र था। अब ज्वालामुखी क्षेत्र था तो ज्वालामुखी से लावा निकला, और लावा जब अपने आसपास के क्षेत्र में बहकर जमा, ठीक है, तो उसी लावे से बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ। बेसाल्ट चट्टानें एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है, अग्नि से उत्पन्न है। ज्वालामुखी में अग्नि ही होगी, लावा जो है अग्नि से ही बना हुआ होता है। तो बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण,
और बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से, ठीक है, क्षरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से जो है काली मिट्टी का निर्माण हुआ। चूंकि ज्वालामुखी से चट्टानें बनी हैं और उन चट्टानों से काली मिट्टी बनी है, तो ज्वालामुखी में पृथ्वी के अंदर मिलने वाले बहुत सारे खनिज एक साथ बाहर लावा में बहकर आते हैं। तो अब जैसा कि लावा में बहकर आने वाले खनिज की अधिकता है और इन्हीं से बेसाल्ट चट्टानें बनी हैं और बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो काली मिट्टी में खनिजों की प्रचुरता है, यानी यह मिट्टी उपजाऊ है। ठीक है, तो ये मध्य उच्च प्रदेश के क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ है। खासतौर से इस क्षेत्र में जो मुख्यतः इसका सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है मालवा का पठार। और मालवा के पठार की मिट्टी कितनी उपजाऊ है आप सभी जानते हैं। इसी मिट्टी में उपजा हुआ गेहूं जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ गेहूं, जिसे सरवती किस्म है माना जाता है और खाने के लिए सर्वोत्कृष्ट गेहूं की एक किस्म मानी जाती है, जो मालवा की मिट्टी में ही उगती है ना। तो खनिजों की अधिकता होने से पौष्टिकता भी होती है अनाजों में। तो और दूसरी तरफ अगर हम मध्य उच्च प्रदेश में इसके उत्तरी हिस्से में जाए, ठीक है, चंबल वाला क्षेत्र, चंबल नदी का क्षेत्र है, आगे यमुना की सहायक है, ठीक है। इसके अलावा भी बेतवा, धशान, सोन, केन जैसी नदियां भी जो है इस क्षेत्र से गुजरती हैं। तो इन नदियों द्वारा भी बहुत सारी मिट्टी वहाँ कर लाई जाती है और अपने आसपास के क्षेत्रों में जमाव के रूप में या निक्षिप्त के रूप में उसे छोड़ा जाता है। तो कछारी मिट्टी भी उपजाऊ मिट्टी होती है। तो कुल मिलाकर यह क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखें, यह जो है पश्चिम से लेकर पूर्व तक, पश्चिम से यानी राजस्थान की सीमा से लेकर पूर्व मतलब छत्तीसगढ़ की सीमा तक उठी हुई भूमि है, जो मूलतः एक पठारीय क्षेत्र है, ठीक है। उपविभाजन में हमने नाम भी सुना इनका, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, तो सारे क्षेत्र तो पठारी क्षेत्र है ना। तो यह भूमि उठी हुई है, ठीक है। और इसके जो उपविभाजन है, इसलिए हमने चारों नाम बताए, तो ये 4 उपविभाजन हैं। अब इन उपविभाजनों पर हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी आप नोट करते जाइए ताकि आपके काम आए। तो पहले नंबर पर हम जो देखते हैं मध्य भारत का पठार। ध्यान रखना, किताबों में इनका क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन चूंकि मैंने पहले भी बताया है कि मानचित्र से पढ़ने में चीज़ें हमें बहुत देर तक याद रहती हैं और जल्दी समझ में आती है। तो मानचित्र के अनुसार हम सबसे ऊपर वाले हिस्से, मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ग्वालियर चंबल संभाग, उस हिस्से से शुरुआत करेंगे। तो पहले नंबर पे होगा मध्य भारत का पठार, ठीक है। इसको चंबल उप आर्द्र प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। मध्य भारत के पठार को चंबल उप आर्द्र प्रदेश भी कहते हैं। क्लियर? क्योंकि चंबल इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी है। अब यह मूलतः राजस्थान और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र है। जैसा कि हमने देखा था जब हम जिले पढ़ रहे थे, जिले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो इसके जो जिले हैं मुरैना और शिवपुरी, ये राजस्थान की भी सीमा से लगे हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा से, और बाकी जिले राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं, ठीक है। अब चंबल घाटी भी इसी में है, ठीक है। जब चंबल आंध्र प्रदेश इसका नाम है तो चंबल घाटी सहज बात है कि इसमें है। फिर इसकी जो प्रमुख नदियां हैं वो हैं चंबल,
पार्वती, सिंध, कुंवारी और कूनो। ठीक है, चंबल, पार्वती, सिंध, कुंवारी, कूनो। और इसका जो ढाल है वह है उत्तर पूर्व की ओर और दक्षिण में दक्षिण पश्चिम की ओर। अब किसी भी क्षेत्र का ढाल का पता कैसे चलता है? जैसे हम अपने घरों में भी अगर हमें किसी क्षेत्र का ढाल पता करना है कि किस तरह ढलान है, किस तरह ऊंचाई है, तो हम पानी गिरा के पता कर लेते। पानी जिस दिशा में बह रहा है ढाल उस दिशा में ही होगा। तो अब यहाँ हम पानी तो गिरा नहीं सकते, लेकिन पानी है। हमने अभी चर्चा की कि यहाँ नदियाँ हैं, तो नदियाँ भी तो पानी हैं, और नदियों का बहाव जिस दिशा में हो वो उस क्षेत्र का ढाल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे महत्वपूर्ण नदी है चंबल। तो चंबल जो है किस ओर बहती है? उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, पहले शुरुआत में जब वो राजस्थान की सीमा बनाती है तो वो है उत्तर की ओर बहती है, और फिर उसके बाद पूर्व की ओर मुड़ जाती है। तो इसका ढाल जो है उत्तर पूर्व की हुए। फिर कुछ जो है दक्षिण की ओर भी नदियां हैं, तो उसका ढाल जो है दक्षिण पश्चिम की ओर है। अब इसमें देखें कि हम जिले कौन कौन से आते हैं। तो ऊपर भिंड, मुरैना, उसके बाद ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, गुना। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ हिस्सा फिर इसका राजस्थान में निकल जाता है। और फिर राजस्थान के बाद जो है, अगर आप नक्शे में ध्यान से देखें तो एक लंबी सी पट्टी बनी हुई है, और उसमें नीमच मंदसौर वाला हिस्सा आ जाता है। ठीक है, तो ये हुआ मध्य उच्च प्रदेश। ये किस विभाजन का हिस्सा है? तो मध्य उच्च प्रदेश का उपविभाजन है मध्य भारत का पठार। ठीक है, यह पोर्शन आपका कंप्लीट। यहाँ पर महत्वपूर्ण बातों पर आप ध्यान देना। नदियाँ आपको याद रखनी है, ढाल याद रखना है, जिले याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा आते हैं। तो इसी से सटा हुआ इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है, मालवा का पठार। मालवा का पठार जहाँ मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश की जनसंख्या के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार यह मध्य प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से जो है प्रारंभिक और वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आते हैं। कई बार जो है सीधे सीधे मालवा के पठार पर भी प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो इस पठार को जो है बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि फाहियान एक चीनी यात्री था, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के शासक, महान शासक थे, उज्जैनी में शासन किया इन्होंने। उनके समय यह मालवा क्षेत्र में आया, और इसने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। ठीक है, तो एक बाहर से आने वाला व्यक्ति जब यहाँ की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ कह रहा है तो भाई सर्वश्रेष्ठ है, और ध्यान से पढ़ने योग्य है। ठीक है, यह प्रश्न भी आया है कि मालवा की जलवायु को किस विदेशी यात्री ने सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है ना? तो फाहियान किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उस समय वो उज्जैनी उनकी राजधानी रही है। अब आगे हम बढ़ते हैं। मालवा जो है, इसका जो है अक्षांश देशांतर भी पूछा जाता है। तो 20 डिग्री 17 मिनट से लेकर 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश तो आप याद रखें क्योंकि पूरा भारत उत्तरी अक्षांश में है। तो 20 डिग्री 17 मिनट और 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। फिर इसके बाद अगर हम देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 59 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट
पूर्वी देशांतर में है। तो यहाँ पूर्वी देशांतर भी याद रखिए क्योंकि पूरा भारत पूर्वी देशांतर में ही आता है। तो 74 डिग्री 49 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट तक। ठीक है, तो जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यह दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के सबसे विस्तृत क्षेत्र में 16 जिलों में फैला हुआ है। और वह 16 जिले अगर हम देखा जाए तो राजगढ़, आगरमालवा, रतलाम, फिर इसके बाद जो है नीचे आ जाए उज्जैन, शाजापुर, देवास, भोपाल, धार, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, गुना, अशोकनगर का भी कुछ क्षेत्र है, इंदौर, ये मालवा के अंतर्गत आते हैं। अब कई बार प्रश्न पूछा गया कि मालवा के पठार का निर्माण किस युग में हुआ है। ठीक है, तो जब हम इतिहास में खासतौर से पृथ्वी के इतिहास में पढ़ते हैं तो जुरासिक युग, क्रिटेशस युग इत्यादि युग पढ़ते हैं, तो ये क्रिकेटस युग में इसका निर्माण हुआ है, इसके लगभग अंतिम समय में। ठीक है, और ये जो है लगभग 60 से 68 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, तो आपको क्रिटेशस युग याद रखना है, 60 से 68 करोड़ नहीं पूछा जाता है। फिर इसके बाद कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है, तो मध्य प्रदेश के मध्य में यह क्षेत्र है। तो कर्क रेखा जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से गुजरती है ना। और यह क्या, इसकी औसत ऊंचाई है 500 मीटर। 500 मीटर औसत ऊंचाई है, मतलब बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां नहीं है। ठीक है, क्योंकि पठार है। अब इसके बाद ये जो है मालवा में अभी हमने देखा था, इसके पहले मध्य भारत के पठार की प्रमुख नदी थी चंबल। ठीक है, लेकिन चंबल का संबंध जो है मालवा के पठार से भी है। कैसे? तो भाई उद्गम तो जो है चंबल का मालवा के पठार से ही हुआ है। आपको पता होगा जनापाव पहाड़ी है, वहाँ पर वांचू पॉइंट है, वहाँ से इसका उद्गम हुआ। और माना जाता है कि विष्णु के एक अवतार परशुराम जी का जन्म भी जो है जनापाव में हुआ था। और लेकिन इस पठार का, मालवे के पठार का सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। ठीक है, जनापाव भी एक चोटी है लेकिन इससे कम ऊंची है और इसकी ऊंचाई 854 मीटर है। ठीक है, अब मालवा के पठार का एक और दिलचस्प तथ्य अगर हम देखें तो मालवा का पठार जो है नर्मदा और चंबल के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। जल विभाजक उस क्षेत्र को कहते हैं जो दो प्रकार की जलधाराओं को या जल के स्रोतों को अलग करता हो। ठीक है, तो मालवा पठार के एक तरफ पश्चिम में चंबल है, तो पूर्व में, दक्षिण पूर्व में नर्मदा है ना। और मालवा को गेहूं ढलिया पठार भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ गेहूं की फसल, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छी किस्म की भी होती है। ठीक है, प्रमुख मिट्टी जो है काली मिट्टी है। इसका ढाल, तो इससे निकलने वाली अधिकांश नदियाँ जो हैं वो उत्तर की ओर तरफ जाती हैं। नदियाँ इसमें चंबल, पार्वती, सिंध, कुंवारी, कुनू, ये भी इसकी क्षेत्र से ही निकलती हैं। इसके अलावा बेतवा, धशान, केन, छिप्रा, पार्वती, ये भी यहाँ से निकलती हैं। और इसमें देखेंगे चंबल और माही नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, बेतवा, धशान, केन जो है पूर्व की ओर जाती हैं। छिप्रा, कारी, सिंध, पार्वती
जैसी नदियाँ जो हैं ये भी ऊपर उत्तर पूर्व की ओर जा रही हैं, जबकि नर्मदा इसकी दक्षिणी सीमा बना रही है। ठीक है। और यह जो है, चूँकि मिट्टी अच्छी है तो मिट्टी से फसल अच्छी हो रहा है, उत्पादन अच्छा हो रहा, उत्पादन से जो है हमें कच्चा माल मिल रहा है, तो उद्योग धंधे भी इस क्षेत्र में काफ़ी पनपे हैं। तो ये राज्य का औद्योगिक क्षेत्र भी है, कृषि क्षेत्र भी है, और जब दोनों बहुत अच्छे हैं तो यहाँ पर जो है जनघनत्व भी अधिक है ना, इसलिए ये विकसित भी अधिक है। और इसका जो औसत वर्षा जो है 75 से 125 सेंटीमीटर है, तापमान 40-42 सेंटीग्रेड अधिकतम है। ठीक है। और क्षेत्र देखिए, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भोपाल है, और औद्योगिक राजधानी इंदौर है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, दोनों इसी क्षेत्र में आते हैं। और इंदौर की तो अब एक नई पहचान भी है कि भारत का लगातार 4 सालों से सबसे स्वच्छ शहर है। तो ये तो हुआ मालवा का पठार। क्लियर? ध्यान से समझ लेना, क्योंकि मालवा के पठार से प्रश्न आते ही हैं, जिले आपको याद ही हैं। अब इसके बाद हम आते हैं रीवा पन्ना के पठार की ओर। नहीं, मानचित्र से चलेंगे तो आएगा बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार जो है, इसकी अगर हम प्राकृतिक सीमा देखें तो उत्तर में यमुना के जलोढ़ मैदान है। ठीक है। यमुना नदी इसके उत्तर की सीमा को बनाती है। दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला है, पूर्व में बघेलखंड का पठार है, और पश्चिम में मालवा का पठार घिरा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर असमान ऊंचाइयाँ हैं, लाल पीली मिट्टी है, और पठार जो नीस और ग्रेनाइट से बना है, इसका निर्माण का काल है प्री कैम्बियन काल है, और ढाल जो है उत्तर पूर्व की ओर है, क्योंकि यहाँ की सारी नदियाँ जो हैं उत्तर पूर्व की ओर जाकर यमुना में मिलती हैं। ठीक है। प्रमुख नदियों में बेतवा है, दशान है, सिंधु है, पहज है, केन है, ब्यारमा है, सुनार है। ये सारी नदियाँ जो है यमुना की यमुना नदी तंत्र की नदियाँ हैं। ठीक है। सिद्ध बाबा जो है इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जो 1172 मीटर ऊंची है। ठीक है। और यह 3 पर्वत श्रेणियों का संगम स्थल भी कहलाता है, विंध्यन, फौना और भांडेर। ठीक है। भांडेर दतिया जिला में है, विंध्यन अधिकांश क्षेत्र जो है विंध्यन क्षेत्र में है। हालांकि विंध्य पर्वतमाला जो है बिहार के कैमूर जिले से प्रारंभ होती है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सोनभद्र जिले से होते हुए मध्य प्रदेश को पूरी तरह से पार करती है। मध्य प्रदेश का ऊपरी क्षेत्र जो है विंध्य के अंतर्गत ही आता है, और दक्षिण में जो है नर्मदा इसकी सीमा बनाती है, और यहाँ राजस्थान की सीमा तक जाती है। मांडू और धार जैसे जिले जो है विंध्य श्रेणी में ही आते हैं। तो यहाँ 3 श्रेणियों को बना रहा है, और इसके अंतर्गत जो है सागर संभाग के जिले हैं सागर, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, नेवाड़ी। ठीक है। और इसमें सागर संभाग में दमोह, पन्ना जिले बचे हैं, तो वो हम रीवा पन्ना वाले क्षेत्र में पड़ेंगे। तो यहाँ यही महत्वपूर्ण है। हालांकि बुंदेलखंड का क्षेत्र पानी की कमी के कारण पिछड़ा क्षेत्र है। पन्ना नेशनल पार्क इसकी सीमा से लगा हुआ है। फिर इसके बाद जो है मध्य उच्च प्रदेश का अंतिम उपविभाजन है रीवा पन्ना का पठार। ठीक है। अब इसमें एक अच्छी बात है कि हमें जिले याद नहीं रखने। ठीक है। ये जिला जोड़ लेना, सतना, क्योंकि रीवा और पन्ना के बीच का जिला है। अब रीवा पन्ना का पठार जो है ये कर्क रेखा के उत्तर में है, और इसे विंध्यन पठार भी कहते हैं, क्योंकि पूरा क्षेत्र विंध्याचल पर्वत श्रेणी से जुड़ा हुआ है ना। इसमें कड़प्पन और विंध्यन शैल समूह है। ठीक है। कड़प्पा में पाया गया पत्थर है, तो कड़प्पन शैल कहा गया, और यह पत्थर बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस बात से है कि इसी पत्थर में, कड़प्पा शैल समूह में ही दुनिया का सबसे कीमती पत्थर हीरा मिलता है। और हीरा कहाँ मिलता है? वर्तमान में पन्ना जिले में मिलता है।
ठीक है। संयोग से मेरी वर्तमान पोस्टिंग भी पन्ना जिले में है, तो कभी पन्ना जिले पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना। तो और विंध्यन जो शैल समूह है उसमें चूना पत्थर मिलता है, ठीक है। यही कारण है कि सतना, कटनी और जिलों में जो है चूने पत्थर के कारण ही सीमेंट की फैक्ट्रियां बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सीमेंट के लिए रॉ मटेरियल का काम चूना पत्थर करता है, ठीक है। तो यहाँ दो प्रकार के पत्थर मिल रहे हैं, कड़प्पा से मिल रहा है हीरा, और दूसरा विंध्यन शैल समूह जिससे मिल रहा है चूना पत्थर, ठीक है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रमुख जिले हैं रीवा, पन्ना, सतना, दमोह, ठीक। कटनी का भी कुछ हिस्सा लगा रहता है। तो ये हो गए हमारे मध्य उच्च प्रदेश के चारों विभाजन, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले मध्य उच्च प्रदेश, फिर उसके बाद मालवा का पठार, फिर उसके बाद बुंदेलखंड का पठार, और इसके बाद जो है हमने देखा रीवा पन्ना का पठार। अगले वीडियो में हम देखेंगे नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। ये बाकी चारों हम जो है एक ही वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे क्षेत्र हैं, सबसे बड़ा क्षेत्र यही था। तो इसमें जो भी आपको शंका, समस्या या प्रश्न हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आप आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।